नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी? और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। पिछले कुछ 5-6 महीनों से हम यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि इस एग्ज़ाम को मैं पिछले 4 बार यानी कि 4 अटेम्प्ट दे चुका हूं। और पिछले अटेम्प्ट में बड़ी मुश्किल से मैंने असिस्टेंट के लिए क्लियर किया है और इस बार मेरा प्रयास है कि मैं अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करके जेआरएफ की सीमा तक पहुंच जाऊं। तो ये सब करने में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और मैं चाह रहा हूँ कि जो 4 बार फेल होने का तजुर्बा मैंने अपने नाम किया है वो तजुर्बा आपको ना लेना पड़े और आप मेरी असफलताओं से सीखकर और मेरे नोट्स के ज़रिए जिनके ज़रिए मैंने नेट क्वालिफाई किया और अब जेआरएफ क्वालिफाई करने के पूरे प्रयास में कर रहा हूँ, उनके ज़रिए आप भी कुछ बेहतर कर पाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% इन पर निर्भर हो जाओ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक गाइडेंस के तौर पर, एक गाइड के तौर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इन चीज़ों से सीखकर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने अक्सर ये सुना है कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री मिल रही हो ना, तो ये समझ जाना कि वहीं पर सबसे ज़्यादा आपका शोषण होने वाला है। फॉर द एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया जो है वो हमारे लिए फ्री है काफ़ी हद तक, लेकिन वहाँ पर आप कोई भी चीज़ सर्च करो, आपने मान लीजिए आपने कोई अच्छी घूमने वाली जगह की फ़ोटो डाली या फिर आपने कोई बाइक के साथ फ़ोटो डाली, तो आपको तुरंत दूसरे सोशल मीडिया पर बाइक के एडवर्टाइजमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि आपकी हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी पसंद आपकी नापसंद की मॉनिटरिंग हो रही है और उसके आधार पर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो चुका है कि भाई आपने ये फ़ोटो अभी लाइक की तो आपको उसी टाइप की फ़ोटो लाइक करवाई जाएगी बार बार, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्वेस्ट करते जाओ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भैया हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये शुरू किया था एमए के दौरान, जब एमए के वीडियोस में डालता था। उसके पीछे का रीज़न मैंने पहले भी बताया था, वो ये था कि भाई जब मेरे दोस्त बार बार नोट्स मांगते थे तो फिर मैंने ऐसे ही एक दिन एमए के वीडियो अपलोड कर दिया। उससे पहले मैं बीए का करता था तो मुझे लगा एमए की भी करके देखूं, अच्छे रिस्पॉन्स आए और साथ ही साथ दोस्तों को और अच्छे से समझ में आया तो मैंने एमए के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए। तकरीबन 350-400 वीडियोस एमए के अपलोड होंगे चैनल पर। फिर उसके बाद में मैं हिस्ट्री से यूजीसी नेट की तैयारी करने लगा। फिर मैं इन वीडियो को सिर्फ इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि जब मैं इन वीडियो को अपलोड करता हूँ तो मुझे कई बार 2 से 3 बार भी वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं या फिर कई बार अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रोसेस के दौरान मैं खुद को अच्छे से समझा पाता हूँ उस टॉपिक को और आपको समझाते समझाते खुद भी समझ लेता हूँ और इस तरह से मेरा रिवीजन हो जाता है। तो एक प्रकार से ये जो क्लासेस हैं ये मेरे लिए रिवीजन की तरह है और आपके लिए भी होने चाहिए। इनसे कुछ सीखिए और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन, मार्क्सवाद एवं मार्क्सवादी भारतीय इतिहास लेखन। अक्सर हम जब किसी घटना के बारे में पढ़ते हैं तो हम सामान्य तौर पर पढ़ लेते हैं कि फलाना घटना फलाने तिथि को हुई और भाई वो उसके नेता थे। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि भाई वो घटना हमने नहीं पढ़ी, वो घटना हमसे पढ़वाई गई है। वो घटना हम हमारे नज़रिए से नहीं पढ़ रहे हैं, वो घटना हम इतिहासकार के नज़रिए से पढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए ना, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जब वीर सावरकर जी ने इस पर किताब लिखी तो उन्होंने कहा कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हमसे 50 साल पहले, जब हमसे इतने साल पहले लोग आज़ादी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं उठा सकते। उनकी इस बात से प्रेरित होकर, उनके इस ग्रंथ से प्रेरित होकर न जाने कितने युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जबकि दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, वह मात्र एक सैनिक विद्रोह था। कुछ मानते हैं कि वह अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हुआ विद्रोह था।
कोई मानते हैं कि वह विद्रोह तो था अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन वह राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह नहीं था। उनके पास में कोई कल्पना नहीं थी कि हम जब अंग्रेज़ों को भगा देंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो इस तरह से अलग अलग इतिहासकार बताते हैं। तो जब वीर सावरकर के ग्रंथ को पढ़ा होगा युवाओं ने, तो उन्होंने उस घटना के बारे में नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने उस घटना के बारे में वो पढ़ा होगा जो उन्हें वीर सावरकर सुनाना चाहते थे। वीर सावरकर ने उस घटना को आधार बनाकर हजारों युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम की ओर प्रेरित कर दिया। तो इस तरह से किसी घटना के कुछ तथ्यों को उठाकर आपको उस घटना के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है, और कुछ तथ्यों को उठाकर उसी घटना के लिए आपके दिमाग में कुछ नहीं थी ये भी डाला जा सकता है। तो ये सब इतिहासकार पर निर्भर करता है, ये सब लेखक पर निर्भर करता है कि वह किस तरह की विचारधारा रखता है और वह उस घटना के प्रति कैसा नज़रिए रखता है, क्या सोचता है। जो वह सोचेगा उसी तरह के तथ्य उठाएगा और उन्हीं तथ्यों का इस्तेमाल करके वह आपके लिए लिखेगा। ये बात ध्यान रखना, फैक्ट इज़ द फैक्ट, मतलब तथ्य हमेशा तथ्य होते हैं और तथ्य कभी भी झूठ नहीं बोलते, तथ्य कभी भी सच नहीं बोलते। जो फैक्ट होते हैं उनसे बुलवाया जाता है। कुछ तथ्यों का इस्तेमाल करके वह घटना आपके लिए सकारात्मक बनाई जा सकती है, तो कुछ तथ्यों का इस्तेमाल करके वही घटना आपके लिए नकारात्मक बनाई जा सकती है। तो यही जो प्रोसेस होती है कि किस तरह से इतिहास लेखन हो रहा है, किस तरह से इतिहास को लिखा जा रहा है और इतिहासकार क्या सोच रहा है, किस तरह की उसके मन में मानसिकताएं चल रही है, ये सब जानना ही इतिहास लेखन होता है। एमए के दौरान आपने काफ़ी अच्छे से इतिहास लेखन पढ़ा होगा, लेकिन पहली बार हम एमए में ही इतिहास लेखन पढ़ते हैं, नया सब्जेक्ट होता है तो हम चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर बहुत ही प्यार से और आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कहीं पर मैं थोड़े भारी शब्दों का इस्तेमाल कर लूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ पर भी समझ जाएंगे। तो देखिए, मार्क्सवाद एवं मार्क्सवादी भारतीय इतिहास लेखन, इससे पहले हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन और पूंजीवादी इतिहास लेखन जैसी अलग अलग विचारधाराओं को पढ़ चुके हैं। तो कोई भी इतिहास लेखन या फिर कोई भी रचना क्यों लिखी जाती है? क्योंकि उसका वातावरण तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जब यूरोप में 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। कुस्तुनतुनिया जो कि तुर्की के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक छोटा सा हिस्सा है जो कि यूरोप और एशिया को स्थल मार्ग से जोड़ता है। आसानी से यहाँ पर से व्यापार एशिया और यूरोप के बीच में होता था। लेकिन जब तुर्कों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया और यूरोप का एशिया के साथ व्यापार बंद हो गया, तो एशिया को तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यूरोप को ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि यूरोप जो है वह ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पर गर्म वस्त्रों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर गर्म मसालों की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर ख़ास तौर पर भारतीय सामग्रियों के तो वह दीवाने हो चुके थे और इनके बगैर उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। अब जब कुस्तुनतुनिया क्षेत्र से बुद्धिजीवी वर्ग इटली और जर्मनी क्षेत्र में जाकर बसे, तो उन्होंने वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ा और फिर हम वहाँ पर पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, साहित्यिक क्रांति, अलग अलग प्रकार की क्रांतियाँ देखते हैं। और उन्हीं क्रम में हम देखते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा केरल पहुँचता है और भारत की खोज होती है समुद्री मार्ग से, और यूरोप के लोगों को अब भारत आने का समुद्री मार्ग पता चल चुका था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे व्यापारिक रूप में अलग अलग कंपनियां आती हैं। कहीं पुर्तगाली आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, फ्रेंच डच आते हैं, स्वीडिश आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, फ्रेंच आते हैं, अलग अलग कंपनियां आती हैं, तकरीबन 5 कंपनियां आती हैं। तो जब धीरे धीरे इन्हें लगता है कि भारत की परिस्थितियां अब हमारे अनुकूल हो चुकी है, सब हमारे कंट्रोल में है, और इन्हें लगने लगता है कि भारत के लोगों को हम बहुत आसानी से अपने फेवर में ले सकते हैं, और यहाँ पर हम कंपनी के साथ साथ यहाँ पर हम अपनी हुकूमत भी चला सकते हैं। ये ध्यान रखना, अंग्रेज़ों का भारत में उद्देश्य साम्राज्य खड़ा करना नहीं था, जैसा बाबर ने किया था,
जैसा कि अकबर के समय पर था, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उनके साम्राज्य खड़ा करने में ये बड़ा पॉइंट था कि वह इसी भूमि में पैदा हुए थे। बाबर विदेशी था, लेकिन बाबर के आने वाले वंशज अकबर वगैरह यहीं पर पैदा हुए, और उनका उद्देश्य जन कल्याण भी कहीं ना कहीं था, क्योंकि वह लूटकर अगर धन जमा करते तो अगर वे खर्च भी करना चाहते तो उनका धन खर्च भारत में ही होता। लेकिन जो अंग्रेज थे उनका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन लूटना और यूरोप में भरना, इंग्लैंड में भरना और इंग्लैंड को संपन्न बनाना। उनका उद्देश्य कहीं भी भारत को संपन्न बनाना नहीं था। जब उन्होंने भारत में धीरे धीरे साम्राज्यवाद खड़ा कर लिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में उन्होंने साम्राज्यवाद खड़ा कर लिया, अमेरिकन कंट्रीज़ में खड़ा कर लिया, तो फिर धीरे धीरे जो यूरोपीय विचारक थे, ब्रिटेन के विचारक थे, उन्होंने इस बात को जस्टिफाई करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो श्वेत लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उन्हें जीसस ने भेजा है, उन्हें ईश्वर ने भेजा है, ताकि वे संसार को, जो मनुष्य हैं, उन्हें सभ्य बना सके, उन्हें संस्कृति, उन्हें वेल कल्चर्ड बना सके। ये उन्होंने कहा। जब ऐसी उनकी साम्राज्यवादी बातों को भारत के युवा पढ़ रहे थे, भारत के प्रबुद्ध वर्ग का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे थे, तो उनके मन में आक्रोश पैदा हो रहा था। और ये बात है 19वीं शताब्दी की, मतलब 1800 वाले सन की। 1800 वाले सन के लास्ट में दादा भाई नौरोजी, बहुत सारे ऐसे विचारक, महादेव गोविंद रनाडे जैसे विचारक आते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, और वे बताते हैं कि भाई तुम हमारे ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम हमारा शोषण कर रहे हो। दादा भाई नौरोजी द पॉवर्टी एंड अनविटेड रूल इन इंडिया जैसा आर्टिकल लिखते हैं, और उसमें बताते हैं कि किस तरह से भारत में ड्रेन वेल्थ हो रहा है, किस तरह से अंग्रेज भारत से भारत की संपत्ति लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर से धीरे धीरे साम्राज्यवाद के विरोध में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है, और एक विचारधारा को काउंटर करने के लिए दूसरी विचारधारा आ जाती है। इसी तरह जब भारत और अलग अलग उपनिवेशों से बड़ी मात्रा में कच्चा माल यूरोप पहुंचता है, तो उस कच्चा माल को प्रोडक्ट बनाने में बड़े बड़े कारखानों की ज़रूरत पड़ती है। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 1815 से 1840 के दौरान, 1860 के दौरान हम देखते हैं कि यूरोप में बड़े बड़े कारखानों का उदय होता है, रेलवे का विकास हो जाता है, और बहुत सारी नई चीज़ें वहाँ पर विकसित हो जाती हैं। इंग्लैंड से शुरू होकर औद्योगिक क्रांति फ्रांस में पहुँचती है, और सबसे आखिरी में यूरोप के रूस में पहुँचती है। तो इस तरह से पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी होती है, और जब यह औद्योगिक क्रांति होती है तो इसमें श्रमिकों का बहुत ज़्यादा शोषण बाद के समय में होने लगता है। उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं होती है, और समाज केवल पूंजीपतियों का समाज होता है, और श्रमिक वर्ग के लिए कोई भी सोचने वाला नहीं होता। इसी समय पर जर्मनी का एक युवक इसके बारे में सोचता है, जिसका नाम होता है कार्ल मार्क्स, और वह कहता है कि भैया समाज में सभी का अधिकार है, और वह कहता है कि मजदूरों का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि एक दिन मजदूर क्रांति करेंगे, पूंजीवाद का पतन होगा, और फिर साम्यवाद का उदय होगा। तो इस तरह से वह एक चक्र बताता है। कार्ल मार्क्स जो हैं वह वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स से पहले समाजवाद की अवधारणा थी। जब हम भारत का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें हम समाजवाद शब्द देखते हैं, तो समाजवाद का मतलब होता है कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं उन पर समाज का समान अधिकार होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बिजनेसमैन के पास में ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा अधिकार हैं, और एक सामान्य वर्कर के पास में कुछ भी अधिकार नहीं, उसे कोई आज़ादी नहीं, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक उद्योगपति अपने मजदूरों को जानवरों की तरह उनके साथ बर्ताव करे, उनका शोषण करे। इसलिए ये समाजवाद की अवधारणा आई कि भैया समाज में सभी के लिए समान अधिकार होने चाहिए। तो भारत इस समाजवाद को मानता है, लेकिन ध्यान रखना भारत मार्क्सवाद को नहीं मानता। भारत में मार्क्सवादी पार्टियां ज़रूर हैं, लेकिन भारत की जो राष्ट्रीय सिद्धांत है, भारत की जो विदेश नीति है, वह समाजवाद को मानती है, ना कि मार्क्सवाद को।
तो मार्क्सवाद जो है वह समाजवाद का थोड़ा एक्सट्रीम लेवल हो जाता है। अब समाजवाद से दो विचारधाराएं निकली। पहला आदर्शवादी समाजवाद, जहाँ पर ये कहते हैं कि भाई सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और एक आदर्शवादी समाज स्थापित होगा। सेंट साइमन, लुई ब्लांक और चार्ल्स फूरिये इसके प्रमुख दार्शनिक और लेखक होते हैं। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक समाजवाद, जिसे मार्क्सवाद भी हम कहते हैं, इसमें कार्ल मार्क्स और उनके सहयोगी एंगल्स यहाँ पर आते हैं और ये इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, कार्ल मार्क्स कुछ प्रमुख किताबें लिखते हैं जिनके ज़रिए हम समझ सकते हैं मार्क्सवाद को। तो यहाँ पर इनकी ज़्यादातर किताबों में इनके सहयोगी एंगल्स का सहयोग होता है, जिनमें द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की सबसे प्रभावशाली रचना है। लेकिन इन रचनाओं को भी ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आप मेरी सलाह मान सकते हैं तो आपको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, अलग अलग स्रोतों से जहाँ से भी आप पढ़ें, तो जहाँ पर भी आपको कोई किताब नज़र आएगी, उसके राइटर नज़र आएंगे, तो आप एक नोटबुक में उनको लिखते जाइए और उस किताब के बारे में नीचे 2-3 लाइन भी आप साथ में लिखते जाना कि भाई ये किस काल से संबंधित है और इसके बारे में क्या है। थोड़ा 1-2 लाइन उसके बारे में लिखते जाना। इस तरह से जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके पास में आराम से 100-150 किताबें हो जाएंगी। और फिर हर दूसरे तीसरे दिन इनको कोशिश करना कि रिवाइज करते जाओ, तो बिना कोई मेहनत के आपको ये किताबें याद हो जाएंगी, इनके राइटर्स याद हो जाएंगे। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हर बार यूजीसी नेट जो इतिहास के एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन किताबों से जुड़े आते हैं, अगर आप उन्हें सही कर पाएंगे तो 8 से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर पॉइंट में तय होता है, क्योंकि ये परसेंटाइल बेस पर एग्ज़ाम होता है, परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो कई बार परसेंटेज हाई चले जाते हैं और कई बार लो चले जाते हैं। तो अगर आप इन 8 से 10 नंबरों को अगर आप सेव कर पाए तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन और अच्छे तरीके से हो जाए। तो एक क्वेश्चन भी अगर आपको कहीं से लग रहा है कि यहाँ पर से एक क्वेश्चन आना कंफर्म होता है, तो यह पूरी मेहनत वहाँ पर करना है। आपको टारगेट रखना है कि आपको हिस्ट्री में 80 क्वेश्चन का टारगेट लेकर आपको चलना है, क्योंकि इतिहास का पेपर काफ़ी टफ रहता है। नेट लेवल का एग्ज़ाम है और इसके बाद आप पीएचडी करते हैं और पीएचडी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वह एजुकेशन सिस्टम का सबसे मेन लीड व्यक्ति होता है प्रोफेसर, कॉलेज का प्रोफेसर। शिक्षा पद्धति का सबसे उच्च पद माना जाता है प्रोफेसर। प्रोफेसर ही प्रमोट होकर फिर अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग शिक्षा विभाग में फिर वह अधिकारी बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप शिक्षा व्यवस्था के सबसे बड़े दर्जे के लिए आप तैयारी कर रहे हो। जैसे प्रशासन में आईएएस होता है और पुलिस व्यवस्था में आईपीएस होता है, उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था में कौन होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर होता है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी को अच्छी मजबूत रखनी है। और साथ ही साथ अगर अभी मेहनत कर लोगे, अभी अच्छे से चीज़ों को समझ लोगे, अभी अच्छे से ध्यान रख लोगे, तो बाद में जब प्रोफेसर बनोगे तो आपको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी। तो कई सारे फ़ायदे आपको होंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, एक नोटबुक बनाइए और इन किताबों और उनके राइटर्स के बारे में आप लिखते जाइए। तो दी होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये एंगल्स के सहयोग से कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। ठीक है। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी, ये एक ऐसी किताब है जिसको खुद अपने दम पर और बिना किसी सहयोग के कार्ल मार्क्स ने लिखी। साथ ही साथ उस कार्ल मार्क्स की जो सबसे प्रसिद्ध किताब है दास कैपिटल, 1867 से 1894 के दौरान लिखी गई। और इस किताब को पूरा करते हुए ही कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके सहयोगी एंगल्स इस किताब को पूरा करते हैं। अब देखिए, अभी तो हमने सामान्य रूप से पढ़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्क्सवाद को अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मार्क्सवाद एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको पूरी एक सीरीज़ पढ़ना पड़ेगा। मतलब 2-2 घंटे के भी आपको कम से कम 8-10 वीडियो देखने पड़ेंगे, तब आप मार्क्सवाद को अच्छे से समझ पाओगे। हम सामान्य तौर पर मार्क्स की जो ऊपरी सिद्धांत थे उनको समझ रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो देखिए, सिद्धांतों को देखते हैं।
मार्क्स ने मानव इतिहास के स्वरूप को आर्थिक साधनों के परिवेश भौतिक में निर्मित विकसित बताया। अतः मानव इतिहास को समझने के लिए उत्पादन एवं वितरण के साधनों को समझना आवश्यक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लाइन पूछी जाती है कई बार कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों को समझना आवश्यक है। वितरण के साधनों को समझना आवश्यक है, ये कौन मानता है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये मार्क्स का विचार है। अब इसके बाद में देखिए, आर्थिक तत्व अन्य तत्वों को प्रभावित करता है। अब जो मार्क्सवाद है, आप किसी भी मार्क्सवादी लेखक के नज़रिए से आप पढ़ोगे ना, कोई मार्क्सवादी लेखक अगर 1857 की क्रांति पर लिखेगा तो वह कहेगा कि भाई आर्थिक कारणों के कारण वह क्रांति हुई, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया था, किसानों पर बड़ी मात्रा में लगान लगाए, राजा महाराजाओं से उनकी धन संपत्ति छीन ली, तो आर्थिक शोषण के कारण ये क्रांति हुई थी। तो यहाँ पर जो मार्क्सवाद है वह कहता है कि भाई आर्थिक कारण यानी कि हर समस्या का जड़ कौन है? वह है पूंजीवाद। तो यहाँ पर ये कहते हैं, ये हर चीज़ में डाल देते हैं। जैसे कोई घटना घटित हुई तो किसी भी घटना के घटित होने में कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। सामाजिक कारण हो सकता है कि समाज का माहौल कैसा है, धार्मिक कारण जिम्मेदार हो सकता है कि भाई सामने वाला आपके धर्म को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा जिससे आप भड़क कर आप विद्रोह कर दे रहे हैं। सांस्कृतिक कारण तो नहीं हो सकता है कि आपकी संस्कृति नष्ट हो रही है इसलिए आप उसको बचाने के लिए विद्रोह कर रहे हैं। राजनीतिक कारण तो नहीं हो सकते हैं कि भाई आपके ऊपर राजनीतिक अत्याचार हो रहे हैं, आपको बार बार जेल में डाला जा रहा है इसलिए आप विद्रोह कर रहे हैं। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मार्क्सवादी विचारक क्या कहते हैं कि भैया हर समस्या का जो केंद्र बिंदु है वह है आर्थिक कारण। तो कहीं ना कहीं ये मार्क्सवाद की आलोचना का बिंदु भी बनता है कि आप हर घटना के पीछे आर्थिक कारण क्यों लगा देते हो। तो ये इनकी आलोचना का विषय भी बन जाता है। अब देखिए, द्वंदात्मक भौतिकवाद को हम देखते हैं। हीगेल द्वंदात्मक विचारधारा का सिद्धांत हीगेल द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार कोई घटना होने से पहले विचार आता है। क्या कहते हैं? कोई घटना घटित होने से पहले विचार आता है, यानी कि जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इससे पहले मेरा दिमाग ये सोच रहा है, विचार आ रहा है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आपने ये सोचा कि मैं कल मूवी देखने जाऊँगा, तो आपने पहले दिमाग में सोचा कि कल मैं मूवी देखने जाऊँगा, तब जाकर आप कल मूवी देखने के लिए गए। आपने सोचा कि मैं अब चाय पी लेता हूँ, तो पहले आपके दिमाग में विचार आया कि मैं अब चाय पी लेता हूँ, उसके बाद आपका हाथ कब तक पहुँचा। तो यहाँ पर द्वंदात्मक विचारधारा यही कहती है कि भाई पहले कोई भी विचार आपके दिमाग में आता है, दिमाग में कोई भी विचार आता है, उसके बाद में आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है और आप उस काम को करते हो। ये कौन कहता है? ये कहता है हीगेल। अब यहाँ पर थीसिस यानी कि वाद और प्रतिवाद और संवाद, ये तीन चीज़ें यहाँ पर होती है। कौन कौन सी? वाद, प्रतिवाद और संवाद। अब मार्क्स ने हीगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया, लेकिन अपने भौतिकवादी दर्शन को हीगेल के आदर्शवादी दर्शन के विरोध के रूप में प्रस्तुत किया। द्वंद्वात्मकता से आशय इतिहास में सभी कुछ गतिशील एवं उद्विकास की स्थिति में है तथा सभी परिवर्तन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष से उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है कि प्रत्येक घटना संयोगवश नहीं होती है, बल्कि सशक्त और पर्याप्त कारणों के सही क्रम में घटित होने से होती है। इतिहास जिस रूप में सामने आया है उससे भिन्न नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो हीगेल है, हीगेल कहता है कि भाई कोई घटना घटित होने से पहले विचार आ रहा है, उसी तरह मार्क्स कह रहा है कि कोई ऐतिहासिक घटना घटित होने से पहले उसका कारण आ रहा है। और कारण भी ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई भी कारण आप बता दो, कारण भी पूरी तरह से क्रमबद्ध रूप में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उसके बाद में कोई विद्रोह हो रहा है। आपने कहा कि मैं कल रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने जाऊंगा, मान लो आपके दिमाग में विचार आ गया। अब आपके पिज़्ज़ा खाने के
लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। पहले आपने स्कूटी चालू की, फिर आप सड़क पर निकले, फिर आप सिग्नल पर रुके, फिर आप रेस्टोरेंट पहुँचे, दरवाज़ा खोला, फिर ऑर्डर दिया, पेमेंट किया और फिर पिज़्ज़ा खाया। तो पहले के जितने भी स्टेप हैं वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप पिज़्ज़ा खा पाओगे। वरना आपने एक स्टेप हटा दिया और आपने कहा कि मैं घर से निकला और सीधे रेस्टोरेंट पहुंच गया। अब जब आप वास्तविकता चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आप रेस्टोरेंट नहीं, आप पुलिस के पास खड़े हो, क्योंकि आप सिग्नल तोड़ चुके हो। पिज़्ज़ा खाने की लत में आप भूल चुके थे कि आपको सिग्नल पर रुकना है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स यही समझाना चाहता है भैया कि कोई भी घटना घटित होने के पीछे सशक्त कारण जिम्मेदार होते हैं, पूरी तरह से कारण जिम्मेदार होते हैं। और वो कारण ऐसे भी नहीं होते हैं कि कोई सा भी कारण उठाकर कहीं भी डाल दो। पूरे स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से कारण जिम्मेदार होते हैं, और जब तक आप उनका अध्ययन नहीं करते तब तक आप इतिहास की उस घटना को नहीं समझ सकते। अब मार्क्स ने लुडविग फायरबाख के भौतिकवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया और उसके अनुसार चिंतन जीवन से उत्पन्न होता है, ना कि जीवन चिंतन से उत्पन्न होता है। अब ये जो हीगल की बात है, हीगल क्या कहता है? हीगल कहता है कि चिंतन जीवन किससे उत्पन्न हो रहा है? चिंतन से उत्पन्न हो रहा है। अगर हीगल की बात करें तो हीगल कहता है कि भाई पहले विचार आ रहा है, फिर उसके बाद में प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन यहाँ पर लुडविग फायरबाख जो कहता है कि वह कहता है कि पहले जीवन आ रहा है, पहले घटनाएं घटित हो रही हैं, फिर विचार आ रहा है। तो इसी के आधार पर कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई हीगल उल्टा खड़ा था, सर के बल पर खड़ा था, मैंने उसको सीधा खड़ा कर दिया। तो इसी आधार पर मार्क्स कहता है कि भाई हीगल कह रहा था कि पहले विचार आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है? घटना घटित हो रही है। लुडविग कहता है कि भाई पहले चिंतन नहीं आता है, चिंतन जीवन से उत्पन्न होता है, पहले घटना घटित होती है, उसके बाद में विचार आता है। तो यहाँ पर मार्क्स इस बात का समर्थन करता है और ये पूरी तरह से हीगल के अपोजिट ये विचारधारा आती है। अब इसके बाद में देखिए, हीगल जहाँ मानता है कि पहले विचार उत्पन्न होता है, बाद में जीवन की घटना या प्रतिक्रिया घटित होती है, वही मार्क्स का मानना है कि विचार से पूर्व मनुष्य का जीवन है और जीवन को प्रभावित करने वाला कारक भौतिकवाद है, आर्थिक तत्व है। देखो इनने फिर डाल दिए ना आर्थिक तत्व। अब ये क्या कह रहा है कि भाई कोई विचार आया तो विचार क्यों आया? मान लो आपके मन में विचार आया कि मुझे चाय पीनी है, तो वह विचार आपके मन में क्यों आया? क्योंकि उससे पहले घटना घटित हुई थी कि मम्मी ने चाय बनाकर लाके टेबल में रख दी थी। चाय देखने के बाद में आपके मन में विचार आया कि मुझे चाय पीनी चाहिए। तो यहाँ पर भाई हीगल और मार्क्स दोनों मिलकर आपकी खोपड़ी खुजाने में मजबूर कर देंगे। हीगल कहता है कि भाई पहले विचार आता है, फिर घटना घटित होती है। मार्क्स कहता है कि भाई विचार क्यों आया? क्योंकि विचार आने से पहले घटना घटित हुई, घटना घटित हुई तो मन में विचार आया, और फिर विचार आया तो फिर आपने प्रतिक्रिया की। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, और यही कारण है कि मार्क्स कहता है कि भाई मेरा गुरु हीगल, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो सर के बल पर खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। और यहाँ पर मार्क्स कहता है कि विचार आने से पहले जो घटना घटित हुई उसका कारण भौतिक था, उसका कारण आर्थिक था। अब ऐतिहासिक भौतिकवाद को हम यहाँ पर समझते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास कुछ नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा अपने उद्देश्यों का क्रियाकलाप है, और इन सभी क्रियाकलापों का आधार आर्थिक कारक है। आर्थिक कारकों के आधार पर ही उत्पादन एवं वितरण के संबंध में निर्धारित होते हैं, जिनके बिना इतिहास को समझना कठिन है। यही आर्थिक कारक समाज, धर्म, राजनीतिक, कानून तथा नैतिकता को निर्धारित करते हैं। जहां हमने पहले देखा था कि किसी घटना के घटित होने के पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं, मार्क्स कहता है कि हाँ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारक होता है आर्थिक कारक, और आर्थिक कारक के कारण ही बाकी कारक यहाँ पर पैदा होते हैं। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। रामलाल नाम का एक व्यक्ति था। रामलाल व्यक्ति के पास में पैसे नहीं थे। रामलाल के पास में पैसे नहीं थे तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी।
इसके कारण वह कभी चुनाव नहीं लड़ पाया, उसका राजनीतिक जीवन नहीं चला, वह कभी भी समाज में घुल मिल नहीं पाया, इसके कारण उसका सामाजिक जीवन नहीं चला, वह कभी तीज त्योहार नहीं बना पाया क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं थे, इससे उसका सांस्कृतिक जीवन नहीं चला, वह कभी भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाया, अच्छी सीख नहीं दे पाया क्योंकि उनको वह स्कूल भी नहीं भेज पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ये नैतिक कारण हो गया। तो ये सारे कारण क्यों आए? क्योंकि रामलाल के पास पैसे ही नहीं थे। रामलाल के पास अगर पैसे होते तो शोले पिक्चर में काम क्यों करता, वह अच्छा जीवन जीता। तो भैया यहाँ पर मार्क्स के नज़रिए से देखोगे तो भी लगेगा कि मार्क्स सही कहता है, और दूसरे नज़रियों से देखोगे तो भी कहते हैं, लगता है कि वो भी सही कह रहे हैं। जब हीगेल को पढ़ा हमने कि भाई पहले विचार आया फिर घटना घटित हुई, और जब हमने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की तब लगा कि भाई हीगेल सही कह रहा है। लेकिन जब हमने मार्क्स को समझा कि भाई विचार तो आया, लेकिन विचार आया क्योंकि उससे पहले भी कोई घटना घटित हुई और उसके परिणाम स्वरूप विचार आया, तब हमें लगा कि मार्क्स भी सही कह रहा है। जब हमें लगा कि सारे कारणों का जिम्मेदार आर्थिक कारण है, क्योंकि रामलाल के पास पैसे होते तो उसका राजनीतिक जीवन होता, उसका राजनीतिक शोषण नहीं होता, उसको अच्छी शिक्षा मिलती, उसका सांस्कृतिक जीवन होता, उसका सामाजिक जीवन होता, लेकिन सब नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि रामलाल के पास पैसे नहीं थे। तो ये सारे सिद्धांतों को पढ़कर लगता है कि भाई कार्ल मार्क्स एक महान व्यक्ति था और हमको बस उसको फॉलो करना चाहिए। तो वाकई कार्ल मार्क्स एक महान व्यक्ति थे और उनके विचारों के कारण ही श्रमिक वर्ग का जीवन सुधर पाया। कई सारे श्रमिक यूनियन खड़े हुए और श्रमिकों का जीवन सुधरा और पूंजीवादियों के अत्याचार खत्म हुए। लेकिन एक बात जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान कहना चाहूँगा, जो अलग अलग विचारों को पढ़कर मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने बीए के दौरान इकोनॉमिक्स को पढ़ा। इकोनॉमिक्स इतिहास के बाद मेरा दूसरा पसंदीदा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अर्थशास्त्र से मैंने एक बात सीखी कि किसी भी सिद्धांत को, चाहे वह कितना भी अच्छा सिद्धांत क्यों ना हो, उसकी विशेषताएं होती हैं तो उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। कार्ल मार्क्स की भी ये आलोचना है कि भाई आपने सारे कारणों को नकार कर सिर्फ आर्थिक कारण को चुना। हो सकता है कि किसी घटना के लिए आर्थिक कारण जिम्मेदार हो ही ना, लेकिन वहाँ पर भी आप आर्थिक कारण को डाल दे रहे हो। तो अर्थशास्त्र से मैंने ये सीखा कि भाई किसी घटना की अच्छाई होती है, किसी सिद्धांत की अच्छाई होती है तो उसकी कमी भी होती है। तो इसी तरह आपको मैं ये सीख देना चाहूँगा कि भैया कभी किसी सिद्धांत को पढ़ो तो न्यूट्रल होकर पढ़ना। कई बार हमें लगता है कि हम पूरी तरह से इसमें घुस चुके हैं और हम अपने दिमाग को वहाँ पर सौंप कर आ जाते हैं। तो जब आप किसी सिद्धांत को पढ़ो या कहीं पर पढ़ो, ये सामान्य जीवन पर भी ये लागू होता है कि किसी पर इतने निर्भर मत हो कि आप अपना अस्तित्व को ही खो दो। किसी विचारधारा पर इतने निर्भर मत होइए कि आप अपनी विचारधारा को ही खो दें। ये ध्यान रखना, दुनिया में हजारों 800 करोड़ से ज़्यादा आबादी दुनिया की हो चुकी है। अब तक ऐसे लोग नहीं मिले हैं जिनके फिंगरप्रिंट समान मिलते हो। 800 करोड़ की आबादी बढ़ने के बावजूद भगवान ने सभी को अलग अलग फिंगरप्रिंट दिए हैं, सभी के हाथ के निशान अलग अलग हैं। इसका ये मतलब है कि सभी का दिमाग भी अलग अलग है। इसीलिए अपने दिमाग के घोड़े भी दौड़ाने की कोशिश कीजिए। दूसरों के दिमाग के दम पर रहे तो घोड़े तो नहीं दौड़ेंगे, कुछ और दौड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मानव समाज का वर्णन करते हुए मार्क्स ने आर्थिक संबंधों के आधार पर मानव समाज को 5 चरणों में बांटा है। आदिम समाज, दासता का युग, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज और सर्वहारा का तानाशाह वाला समाज, साम्यवाद। तो इन 5 भागों में किसने बांटा है? कार्ल मार्क्स ने। अब यह क्या कहता है कि आदिम समाज आएगा, फिर पूंजीवादियों का उदय होगा और फिर वह दासता मतलब गुलाम बनाएंगे मजदूरों को, उनका शोषण करेंगे। फिर सामंतवादी युग आएगा और फिर पूंजीवादी युग ही आएगा, और फिर हम देखते हैं कि सर्वहारा जो पूंजीवादी लोग हैं उनका तानाशाह वाला समाज आएगा, और फिर धीरे धीरे क्रांति होगी, मजदूर क्रांति करेंगे और फिर सर्वहारा का समाज साम्यवाद यहाँ पर आएगा। अब देखिए, ये 3 भागों में इनको बांटकर इनको हम समझते हैं। पहला है समाज, फिर है शोषक वर्ग जिसको उन्होंने कहा है हैव,
और जो शोषित वर्ग है, जो शोषण करने वाला है, उसको उन्होंने कहा है हैव नॉट। अब देखिए आदिम समाज में शोषक करने वाला शोषक वर्ग नहीं है, और ना तो शोषण करने वाला है और ना ही शोषण सहने वाला है। मतलब ना तो अत्याचारी है और ना ही अत्याचार सहने वाला है। ऐसा हम कब देखते हैं? ऋग्वैदिक समाज में। ऋग्वैदिक समाज में हम देखते हैं कि कोई राजा कोई महाराजा नहीं है, सभी समान हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पुरोहित व्यवस्था समाज में नियंत्रण करने के लिए हमें देखने को मिलती है, और समाज काफ़ी हद तक एक दूसरे पर निर्भर है और सभी को समान अधिकार वहाँ पर प्राप्त है। दासता का युग हम देखते हैं कि दासों के मालिक यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर शोषित वर्ग कौन सा है? वह है दास, और शोषक वर्ग मालिक। हम उत्तर ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि जब आर्य आते हैं भारत में, और धीरे धीरे जब ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, तो धीरे धीरे दास व्यवस्था की शुरुआत हम देखने लगते हैं, और फिर वह बहुत आगे तक बनी रहती है। अब तीसरा आता है जो दासता का युग है। इसके बारे में ये ध्यान रखना कि इस काल में निजी संपत्ति की अवधारणा, जैसे भूमि, उत्पादन के साधन आदि अस्तित्व में आते हैं। भारत के संदर्भ में समझें तो उत्तर वैदिक काल में ही राजा का पद वंशानुगत होता है। राजा जो बलि कर इच्छानुसार लेता था, अब वह अनिवार्य हो जाता है, दास व्यवस्था बन जाती है, और बहुत अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। तीसरा आता है सामंतवादी युग। भूस्वामी, सामंत, जमींदार यहाँ पर आते हैं, और ये शोषण करते हैं कृषक दास का, जिन्हें मार्क्स कहता है सर्फ। क्या कहता है? सर्फ। तो जब भारत के संदर्भ में 6ठी शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि जनपद काल और महाजनपद काल की शुरुआत होती है, तो उस समय पर हम ऐसे सामंतवादी चरण की शुरुआत देखते हैं, जो भी काफ़ी लंबे समय तक रहता है। अगला चरण होता है पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में यह हुई, और इसमें पूंजीवादी वर्ग, जिन्हें मार्क्स बुर्जुआ कहता है, और श्रमिक वर्ग, जिन्हें वह सर्वहारा कहता है। इसमें वह कहता है कि पूंजीवादी युग में जो पूंजीपति है, जो बुर्जुआ है, वह सर्वहारा पर अत्याचार करेगा। इसके बाद में 5वीं कैटेगरी आती है आधुनिक समाजवाद का युग, और इसमें होता है राज्य। जो शोषण करने वाला होता है वह होता है राज्य, और जो शोषित होते हैं वह होता है श्रमिक वर्ग और कामगार। इसके बाद में वह कहता है कि भाई श्रमिक और कामगार भी यहाँ पर क्रांति करेंगे, और फिर साम्यवाद की स्थापना होगी। हालांकि ये 5वां जो इनका पॉइंट है, ये कई मामलों में मान्य नहीं होता है। अब देखिए साम्यवाद को हम देखते हैं। साम्यवाद क्या है? यह समाज वर्गहीन, संघर्ष विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। इस समाज में क्रांति के माध्यम से सर्वहारा का तानाशाह स्थापित होगा, ये यहाँ पर कहते हैं। अब समाजवाद क्या है? अब समाजवाद से ही बहुत सारी विचारधाराएं निकली हैं, तो अब समझते हैं। समाजवाद के अंदर ही बहुत सारी आइडियोलॉजी निकल कर आई। किसी ने समाजवाद को कहा कि समाजवाद ऐसा है, तो उसका एक नज़रिया बन गया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाजवाद ऐसा है, तो उसका नज़रिया बन गया। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी का समाजवाद अलग है, भगत सिंह जी का समाजवाद अलग है। ये सब समाजवाद को पढ़कर ही निकले हैं, और इन्होंने अपने विचार उसमें रखे, तो ये उनका समाजवाद कहलाने लगा। जैसे नेहरू जी का समाजवाद, आदर्शवादी समाजवाद, गांधी जी का समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद जो कि मार्क्सवाद का है। अब वैज्ञानिक समाजवाद जो कि मार्क्सवाद ने दिया, इसी से प्रभावित होकर क्या बना? लेनिनवाद, और इसी से प्रभावित होकर चीन में बना माओवाद। लेनिनवाद हमें रूस में 1917 के समय पर देखने को मिलता है, जहाँ पर बोल्शेविक और अक्टूबर क्रांति के जरिए हम इनकी क्रांतियाँ देखते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो होता है समाप्त, जहाँ पर हमने आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के इस तीसरे क्रम में समझा मार्क्सवादी दृष्टिकोण को। अगले वीडियो में हम समझेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में हम मार्क्सवाद को और नए तरीके से समझेंगे। मार्क्स यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। मार्क्स जो है वह खोपड़ी हिला चुका है बहुत सारे लोगों की, तो
हम और आप क्या चीज़ हैं। तो मार्क्स को एक बार और अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आगे की विचारधाराओं को समझेंगे। तो वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो से चैनल से लगातार जुड़े रहिए और जो भी चीज़ें आपको लगे कि इससे आप कुछ सीख सकते हैं, आप उससे ज़रूर सीखिए। और अगर आपकी कोई राय हो, आप कोई सलाह सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ये करो वो करो, क्योंकि मेरा वो उद्देश्य है ही नहीं। मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मुझे रिवीजन करना है और ये एक रिवीजन का माध्यम है। साथ ही साथ जब कभी मुझे नोट्स पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तो मैं अपने ही वीडियोस देखकर चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ और इससे मैं खुद को जज भी कर पाता हूँ कि क्या मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, क्या मैं एक अच्छा प्रोफेसर भविष्य में बन पाऊँगा। और साथ ही साथ खुद को सुनने में भी बहुत मज़ा आता है, खुद से समझने में भी मज़ा आता है। तो ये सब एक प्रकार से मैं अपने लिए कर रहा हूँ और जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। अगर ये अच्छी चीज़ है तो ज़रूर इससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।